हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और घर पे बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का नाम था पीरियोडिक टेबल। क्या नाम था? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम या ये कहें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है टॉपिक जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस लगभग हर साल आते ही हैं और आ ही रहे हैं। बट अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन के अलावा भी बात करें तो इस टॉपिक से आने वाले अगले हर टॉपिक, हर चैप्टर इससे पूरी तरह से कोरिलेटेड है। जैसे हम इसके बाद में पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ते हैं एस ब्लॉक चैप्टर। एस ब्लॉक के बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, फिर हम क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं पी ब्लॉक, क्लास 11th में भी पढ़ते हैं हम लोग पी ब्लॉक, क्लास 12th में भी पी ब्लॉक का कुछ पार्ट पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो सभी बातें कहां से कोरिलेटेड है? पूरी तरह से केमिकल बॉन्डिंग से। हमने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा उसका नाम था पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल कोरिलेटेड है कहां से? केमिकल बॉन्डिंग से भी, और आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनसे भी। पर केमिकल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हमारे यहां पर पूरी इनऑर्गेनिक में तो काम आता ही है, साथ साथ ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसके एप्लीकेशंस हैं। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। हमने कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब होता है, अगर मैं 5 क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 20 नंबर, एंड 20 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी रैंक इससे, अगर इस क्वेश्चन सही करते हैं तो हमारी रैंक हजारों आगे होती है, और 4 से 5 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो हमारी रैंक हजारों में पीछे आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसलिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बेसिक्स यहां पर आपके क्लियर होंगे, सारे कंसेप्ट आपके बिल्ड यहां पर होंगे, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन से। कहां से स्टार्ट करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन से। बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो जो केमिकल बॉन्डिंग है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो पहला वर्ड है केमिकल और दूसरा वर्ड है बॉन्डिंग। केमिकल से हमारा क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड केमिकल? तो केमिकल से हमारा मतलब है एलिमेंट्स, केमिकल से हमारा मतलब है मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ठीक है, आयंस, ये हमारे लिए केमिकल्स हैं ना। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो बॉन्डिंग अपने आप में एक फिनोमिना है, बॉन्ड फॉर्मेशन का फिनोमिना है केमिकल बॉन्डिंग। तो हम कहेंगे अगर बॉन्डिंग से हम ये वर्ड हटा दें ING तो वर्ड बचता है केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इस वर्ड को जिसका 2 वर्ड से मिलकर बना है, वो है केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर बात करूं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, सो मैं कहूंगा केमिकल बॉन्ड और बॉन्ड इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? हम केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं? हम एटम्स की बात करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हम आयंस की बात करते हैं। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे इसको कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is responsible for holding them together। किसको होल्ड करेगा एक साथ? एटम्स को। किसको होल्ड करेगा? आयंस को होल्ड करेगा, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दैम टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और उसी बॉन्ड को, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं क्या? केमिकल बॉन्ड। क्योंकि हम यहां पर केमिकल्स की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, इसलिए उस बॉन्ड को, उस अट्रैक्शन फोर्स को नाम दे देते हैं क्या? केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? आइए इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। सो केमिकल बॉन्ड क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी सिंपल वर्ड, क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में है? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं,
आयंस भी हो सकते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, भले ही वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो पर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दैम टुगेदर, किस फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ, दिस इज फॉर्म FORM, ठीक है। सो अब मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दैम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसकी फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, या मैं कहूं क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में। ये क्रिस्टल लैटिस वर्ड जो है बच्चों वो हम आयनिक कंपाउंड्स में काम में लेते हैं। कहां काम में लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में। जैसे मैं कहूं NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, आप सब जानते हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है और यहां पर वर्ड हम काम में लेते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या काम में लेते हैं बच्चों, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगली बात अगर मैं करूं, अगर नेक्स्ट बात करें तो फिनोमिना है, दिस प्रोसेस और फिनोमिना इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग, और बॉन्ड बनने का पूरा प्रोसेस या फिनोमिना कहलाता है केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहलाता है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। सो ये तो हमने बात करी डेफिनेशन की। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, या जब हम एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम पढ़ाई करें तो हमें डेफिनेशन का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम 11th के भी एग्जाम देते हैं, सो वहां पर पूछी जा सकती है डेफिनेशन, ठीक है। आइए केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, सो केमिकल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो केमिकल बॉन्ड बच्चों अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमने केमिकल बॉन्ड को किस तरह से क्लासिफाई किया है। अगर मैं बात करूं सो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करूं तो केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं। हमने कैटेगराइज किया, एक तो कैटेगरीज जो किया है हम दी है कैटेगरी, एक दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा दिया है वीक बॉन्ड। आइए देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कंसीडर करते हैं और कौन कौन से बॉन्ड्स को हम वीक बॉन्ड्स में कंसीडर करते हैं। So classification of bond on the basis of bond energy. What does it mean bond energy? अगर मैं कहूंगा ज्यादा बॉन्ड बनने के दौरान ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अगर ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अगर कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं वीक बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों, वीक बॉन्ड। एक बार आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन, मैंने कहा जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है, आइए बात करते हैं। कभी कभी एंडोथर्मिक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, जनरली कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और यह बात आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। और जब मैं कहूंगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो मान लीजिए मेरे पास 2 एटम्स हैं और ये कंबाइन होकर, इनके बीच अट्रैक्शन है और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हुई है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल बना है उसकी एनर्जी कम होगी। किससे कम होगी, कंबाइन होने वाले एटम्स की टोटल एनर्जी से कम होगी। मतलब एटम्स की टोटल एनर्जी ज्यादा, जब वो कंबाइन हुए तो एनर्जी रिलीज हुई और उन बनने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी। क्लियर है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान बनने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके एटम्स की टोटल एनर्जी से कम होती है। दैट मींस द फिनोमेना इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सो केमिकल बॉन्ड में हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज के अंदर। पहली है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरी है वीक बॉन्ड। बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली इंटर एटॉमिक हैं। कैसे बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं। मतलब एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड, या मैं कहूं आयंस के बीच बनने वाला बॉन्ड आर इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और जनरली इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। क्लियर है। नेक्स्ट बात करूं वीक बॉन्ड की। बच्चों वीक बॉन्ड, जनरली वीक बॉन्ड्स आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो जनरली कैसा होता है, वीक। और उसमें हम 2 तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा पढ़ते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉन डेर वाल एक साइंटिस्ट का नाम है और हम इसे कहते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बच्चों अगर हम बात करें तो 4 बॉन्ड्स की बात हम करेंगे। पहला है आयनिक बॉन्ड,
आयनिक आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड, फिर हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, और उसके बाद करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, और बात करेंगे मेटेलिक बॉन्ड की। मेटेलिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये डिटेल में एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, इसकी हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, नीट के सिलेबस में भी इसको ज्यादा कवर नहीं किया गया है। हम मेनली बात करने जाएंगे आयनिक बॉन्ड, दूसरा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन सभी के एग्जाम्पल्स लेंगे, सभी के फिनोमिना को देखेंगे कैसे बनता है, कैसे बॉन्ड टूटता है, और हम बात करेंगे वीक बॉन्ड में दो बॉन्ड्स की, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये देखा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों बात में हमारे दिमाग में बात आती है कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता क्यों है, वाई देयर इज अ कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। तो उसमें हम बेसिकली दो बात करेंगे, यहां पर दो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला है टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैंने कहा टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ये बात कही थी। क्या बात करी थी? मैंने आपसे ये कहा था कि दो एटम्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? मॉलिक्यूल बना। अब मॉलिक्यूल की एनर्जी बताओ, एटम्स की एनर्जी से ज्यादा होगी या कम होगी? मैंने कहा एटम्स ने कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल बना है इसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये बात क्लियर है? एटम्स कंबाइन हुए ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, एनर्जी रिलीज हुई तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बच्चों क्या हुई? कम हो गई। और अगर हम बात करें सिस्टम की एनर्जी की, हम यहां सिस्टम हमारे लिए मॉलिक्यूल है, सिस्टम हमारे लिए बनने वाला नया कंपाउंड है, तो हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो गई? पहले से कम हो गई। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है, ध्यान रखिएगा। और मैं कहूं अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो रही है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट के अंदर, उस एटमॉस्फेयर के अंदर एटम्स आर जनरली नॉट स्टेबल, है ना। अगर नोबल गैस के एटम्स को, इनर्ट गैसेस के एटम्स को छोड़ दिया जाए तो जनरली जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं, चारों तरफ के एनवायरमेंट में मिल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं, वो सभी कंबाइनिंग फॉर्म में है। और कंबाइनिंग फॉर्म में है इसलिए वो स्टेबल है। क्लियर है? इसलिए मैं कहूंगा उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। किस फॉर्म में? जब वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जब वो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जनरली कोई भी एलिमेंट अपनी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहना चाहता एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये नोबल गैसेस तो अकेले एटम की फॉर्म में भी रह सकती है, पर अगर मैं बाकी सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करूं तो वो कंबाइन होकर बनाना चाहते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनने के दौरान उनकी एनर्जी होती है रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर में एटम्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। और वही हम बात कर रहे हैं टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। उस रिलीज होने वाली एनर्जी को ही हम क्या कह रहे हैं यहां पर? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह रहे हैं बच्चों? हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? ठीक है। तो एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ गई, एनर्जी हुई कम और स्टेबिलिटी हुई ज्यादा। तो कोई भी एटम, दुनिया की कोई भी स्पीसीज जो है वो अपनी एनर्जी को कम से कम रखना चाहता है, और एनर्जी जब कम रखेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हम इस पर पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ भी देखेंगे। आपको हम ग्राफ की भी बात करेंगे, एनसीईआरटी में वो ग्राफ गिवन है, हम उसकी भी बात करेंगे यहां पर। सो वही मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं?
देखिए, अगर मैं आपसे कहूंगा बच्चों कि अट्रैक्शन होगा ज्यादा, अट्रैक्शन होगा ज्यादा, अट्रैक्शन होगा ज्यादा मतलब दो एटम्स, उनके बीच ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन तो रिलीज होने वाली एनर्जी भी ज्यादा, तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैंने कहा अट्रैक्शन ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वो ज्यादा रिलीज हुई और रिलीज होकर चली गई, तो उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। हमने कहा दो स्पीसीज एटम्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रिलीज हो गई तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम, उस कम एनर्जी हो जाती है, उसी को हम बोल रहे हैं वर्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या काम में लिया मैंने? पोटेंशियल एनर्जी। और स्टेबिलिटी हो जाएगी ज्यादा। क्लियर है? ये हमें बात समझ में आई। अब हम आगे अगली बात पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बच्चों नेक्स्ट रीजन है बॉन्ड फॉर्मेशन का, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का, वो नेक्स्ट रीजन क्या है? केमिस्ट्री के अंदर उसे हम कैसे बोलते हैं? सो वो है टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। हमारे यहां पर इनिशियली स्टेबल कॉन्फिगरेशन से ही स्टेबिलिटी को समझाया जाता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर किसी का नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाए तो वो एटम, वो आयन, वो कोई भी स्पीसीज सेट टू बी स्टेबल, स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो नोबल गैसेज हैं, ये जो इनर्ट गैसेज हैं, ये नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज, दे आर स्टेबल, दे जनरली दे आर स्टेबल, दे डू नॉट रिएक्ट, है ना? क्लियर से बात करें हम, दे डू नॉट रिएक्ट। तो हम मानते हैं कि अगर किसी भी एटम का कॉन्फिगरेशन, किसी भी आयन का कॉन्फिगरेशन, उसके पास वाली नियरेस्ट जो नोबल गैस है अगर वैसा हो जाए तो वो कैसा हो जाता है कि स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्टेबिलिटी के टर्म्स को किससे मैच करते हैं? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से मैच करते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आइए तो मैं कहूंगा केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा कॉज है अचीव करना स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के बच्चों बहुत सारे तरीके हैं। आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे। इलेक्ट्रॉन देकर, डोनेट कर कर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर, और हमने पढ़ा है एक और तरीका इलेक्ट्रॉन को शेयर कर कर। क्लियर है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है, ग्रुप 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और वो क्या होता है बच्चों? NS2NP6। क्या होता है? NS2NP6। क्लियर है? किसको छोड़कर? केवल पहली पहली नोबल गैस को छोड़कर। और वो पहली पहली नोबल गैस कौन होती है? हीलियम, जिसका कॉन्फिगरेशन है 1s2। क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट पीरियड के अंदर 1p नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इस 2 इलेक्ट्रॉन वाले अरेंजमेंट को हम कहते हैं ड्यूप्लेट। क्या कहते हैं बच्चों? ड्यूप्लेट कहते हैं। और NS2NP6 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इज नोन एज ऑक्टेट। क्या कहलाता है? ऑक्टेट। फॉर एग्जाम्पल नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10, कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिगरेशन ये रहा। क्या आया बच्चों? 2s2, 2p6। हम पूरे ग्रुप के लिए क्या बोलते हैं? NS2NP6। और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट। क्लियर है? तो कोई भी एटम, कोई भी आयन क्या अचीव करना चाहता है? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये हम लोगों ने बात करी दो ऐसे फैक्टर्स, दो ऐसे कॉज जो कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। नंबर 2 इज टू अचीव स्टेबल नोबल गैस, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं।
अगली बात करते हैं, इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा इस ग्राफ को। ये ग्राफ हम जानते हैं, कोई भी ग्राफ जो है जब हम प्लॉट करते हैं, कोई भी कर्व जब हम प्लॉट करते हैं तो दो उसके पैरामीटर्स होते हैं जिनके बीच में वो प्लॉट किया जाता है। पहला है एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये वर्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपने कहीं पहले भी सुना है। कहां सुना है? पीरियोडिक टेबल के अंदर। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हमने वहां एक और नाम दिया था, बॉन्ड लेंथ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम कह सकते हैं दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कहलाता था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, हमने मान लेते हैं दिस इज वाई एक्सिस, और इस वाई एक्सिस पर हमने लिया है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस से कह दें तो इस एक्सिस पर हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी किलो जूल पर मोल में। ओके, चलो अब आप मेरी बात सुनिए। इस ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, पर फिर भी आ जाए तो हम इसे एक बार जरूर पढ़ लेते हैं। आइए ग्राफ की बात करते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ को हम जनरली कहां से समझना स्टार्ट करते हैं, है ना, इसकी ओरिजिन पॉइंट से हम समझना स्टार्ट करते हैं। इस ग्राफ को जो हम समझना स्टार्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रहे, जबकि राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं समझना। ध्यान से समझिएगा, इधर है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब दो एटम्स के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है इधर जाने पर, है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाने पर। ओके, और अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर जा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये मैंने जो यहां आपको दिख रहे हैं ये एटम्स हैं। क्या है बच्चों? एटम्स हैं। ठीक है, ये जो स्फीयर दिख रहे हैं वो क्या है? एटम्स हैं। आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ में शुरुआत में एटम्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर हैं, धीरे धीरे एटम्स पास में आए और पास में आए और फाइनली उन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। यहां पर बॉन्ड फॉर्म कर लिया। सबसे पहले उनके बीच डिस्टेंस ज्यादा है, फिर डिस्टेंस कम हुई और डिस्टेंस फिर और कम हो गई। क्लियर है क्या बच्चों? अब मेरी बात आप सुनिएगा। शुरुआत में दो एटम्स के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे वो एटम्स नजदीक आए ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड बनाने के लिए पास आ रहे हैं, वो पास आ रहे हैं। तो जब बॉन्ड बनाने के लिए पास आए तो उनकी एनर्जी, मैं कहूं यहां पर एनर्जी ज्यादा थी, अगर यहां देखूं तो उनकी एनर्जी पहले से क्या हो गई? कम हो गई। और जब उन्होंने फाइनली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो एनर्जी रिलीज हो गई और उस मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे कम हो गई। और इस एनर्जी को ही हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों? बॉन्ड एनर्जी। नाउ बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज हुई एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। अब यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो एनर्जी सबसे कम होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, बॉन्ड बनने के दौरान ही उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर एनर्जी सबसे कम पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर इस पोजीशन के बाद अगर दो एटम्स को जबरदस्ती नजदीक लाया जाए तो उनके न्यूक्लियस में होने लगेगा रिपल्शन, और रिपल्शन होने लगेगा तो दोबारा दूर दूर जाना स्टार्ट होंगे और दोबारा एनर्जी उनकी बढ़ने लगेगी। हमने इस ग्राफ से केवल क्या सीखा जो हमें पहले से पता था? क्या? एटम्स की दूरियां ज्यादा तो उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम। जब वो नजदीक आए तो उनकी एनर्जी कम हुई, स्टेबिलिटी बढ़ी। जब उन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो एनर्जी सबसे कम और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। हमें केवल क्या बात ध्यान रखनी है? जो बात हमने यहां पर पढ़ी है। क्या? अट्रैक्शन ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है क्या बच्चों? बढ़े आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने देखा ग्राफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। ग्राफ से कोई जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है,
हमने इसी बात को समझने के लिए ग्राफ का भी सहारा लिया है। आइए आगे बात करते हैं और बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी बच्चों आप लोग जानते हैं, छोटी क्लासेस मतलब क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए हैं। क्या होती है बच्चों वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मैं कहूं कोई एटम एक बॉन्ड बना रहा है, एक एटम से कंबाइन हो रहा है किसी दूसरे से, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1। अगर दो बॉन्ड बना रहा है, दो से कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है बच्चों 2। अगर मैं कहूं 3 से कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है 3। क्लियर है बच्चों? सो कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। अभी हम इसे समझेंगे और एक मॉडर्न कंसेप्ट समझेंगे वैलेंसी का। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी को समझाने के लिए अलग अलग टाइम पे बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट आए, पर हम जो वैलेंसी का कंसेप्ट सीख रहे हैं वो लेटेस्ट कंसेप्ट है वैलेंसी का, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी भी कहते हैं, या फिर हम उसे मॉडर्न कंसेप्ट भी कहते हैं, जो हमारे काफी ज्यादा काम में आएगा आयनिक बॉन्ड के अंदर, है ना। जब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, और आयनिक बॉन्ड के अंदर वैलेंसी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों G1 का मतलब है ग्रुप नंबर 1, 1A, ग्रुप 2, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं 1A, ग्रुप 2 को बोलते हैं सेकेंड A, ग्रुप 13 मतलब थर्ड A, और ग्रुप 14 का मतलब होता है बच्चों 4A, जो कि P ब्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर यहां पर हम वैलेंसी को देखें, सबसे पहले इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये हमने पीरियोडिक टेबल में बात करी हुई है। ग्रुप 1 का होता है NS1, ग्रुप 2 का NS2, ग्रुप 13 या बोरोन फैमिली का होता है NS2NP1, ग्रुप 14 का होता है NS2NP2। क्लियर है? अब सबसे पहले इनके अंदर वैलेंस शेल की बात कर लेते हैं। ग्रुप 1 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, और ग्रुप 2 में 2, ग्रुप 13 में 3, ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14 के अंदर वैलेंसी किस तरह से निकाली जाती है? वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान। ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी 1, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी भी 2, ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी भी 3। जैसे बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। कंपाउंड बनाता है BF3, BCl3, है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, AlCl3, AlBr3। ग्रुप नंबर 14 या जिसे हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं, इसकी वैलेंसी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी भी 4। कार्बन CCl4 4 से कंबाइन हो रहा है, CH4 वैलेंसी कितनी होगी? 4। सिलिकॉन BC ग्रुप का मेंबर है, SiCl4 वैलेंसी सिलिकॉन कितनी? 4। क्लियर है? ये हमने इन 4 ग्रुप्स की बात करी। इसके बाद वाले ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, वहां पर वैलेंसी का फॉर्मूला कुछ अलग है, और कुछ अलग क्या है वो देखिए, ये रहा। यहां पर वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से कम कर दो, है ना। 8 में से कम क्यों कर दिया बच्चों? 8 में से कम इसलिए कर दिया क्योंकि हम 8 को ऑक्टेट वाला अरेंजमेंट मानते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूं उसमें 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम कर दें, तो हमें पता लग जाएगा उसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो उतनी ही एटम से कंबाइन होगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ग्रुप नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूं। ग्रुप नंबर 15 या जिसे हम कहते हैं ग्रुप नंबर 5A, नाइट्रोजन फैमिली, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 3 5। 8 माइनस 5 कितना आया? 3। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 5 किया कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है? सेम ग्रुप नंबर 16, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। सो ग्रुप 16 का वैलेंसी हो गया 2। ऑक्सीजन की बात करें, H2O, ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से अटैच हुआ? 2 से कंबाइन हुआ, तो वैलेंसी ऑक्सीजन की 2। ग्रुप नंबर 17 की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। वैलेंसी निकालें, 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। सो ग्रुप 17 की वैलेंसी हो गई 1।
ग्रुप 18 की बात करें, जीरो ग्रुप, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP6, क्या होता है, NH2NP6 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो अगर मैं वैलेंसी की बात करूं, 8 - 8 इज इक्वल्स टू 0, तो हम जनरली कहते हैं ग्रुप 18 की वैलेंसी होती है 0, है ना बच्चों। ये हम लोगों ने बात करी वैलेंसी की। किसकी बात करी है यहां पर, वैलेंसी की बात करी है। नेक्स्ट हम लोग एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ कोवेलेंट जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो यहां पर कौन कौन से अलग अलग कंसेप्ट्स आए कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझाने के लिए, फिर हम कोवेलेंसी की बात करेंगे और फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बहुत आसान सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, या मैं कहूं इक्वल शेयरिंग से। सपोज फॉर एग्जांपल, एक एटम उधर है हाइड्रोजन, एक एटम इधर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाला हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस एटम का कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक। इस एटम का कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक। दोनों के इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, तो इन्होंने ड्यूप्लेट पूरा किया। सो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। अच्छा सबसे पहले हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड किन एलिमेंट्स के बीच बनता है जनरली। तो जनरली जो बनता है ये जनरली बनता है नॉन मेटल्स के एटम्स के बीच में, ठीक है ना। दूसरी बात हुई जब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो मैं कहूंगा इक्वल शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, या हम कहें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। क्लियर है। चलिए आइए बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। सो बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, उसी को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। आइए ये 3 एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, और भी एग्जाम्पल देखेंगे। देखो 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हमेशा अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। क्या पूरा करता है, ड्यूप्लेट। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। खुद का एक और पड़ोस वाले हाइड्रोजन एटम का भी एक, तो मैं कहूंगा खुद का एक इलेक्ट्रॉन, पड़ोसी का भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का खुद का एक, पड़ोसी का भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। क्लियर है। सो मैं कहूंगा हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हुआ, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा होने में खुद का भी एक इलेक्ट्रॉन और पड़ोस वाले हाइड्रोजन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूंगा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ दोनों एटम्स के बीच में, या हम कहें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा होने से क्या होता है, देखो 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ तो बॉन्ड बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चों, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बना है उसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। मैं पूछूं H2 एटम में कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसे हम कहेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं कहूंगा कितना बॉन्ड पेयर, हम कहेंगे 1 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या कहेंगे, 1 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। कोई पूछे H2 मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड पेयर है, तो हम कहेंगे H2 मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड पेयर है। ठीक है। अब हम O2 की बात कर रहे हैं। आइए O2 की बात करें। हम जानते हैं O2 की अगर मैं बात करूं तो O2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4। क्लियर है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत। कितने इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन के 6, दूसरे ऑक्सीजन एटम के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना। सो अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो खुद के तो 6 और पड़ोसी वाले एटम के 2, कितने हो गए? 8। पास वाला ऑक्सीजन खुद के तो 6 और पड़ोस वाले ऑक्सीजन के 2, कितने हो गए? 8। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। क्लियर है क्या बच्चों? मैं कहूंगा O2 मॉलिक्यूल में अब डबल बॉन्ड बना। क्यों डबल बॉन्ड बना? कितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ? एक पेयर इसका, दूसरा पेयर इसका शेयर हुआ। पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऑक्सीजन एटम्स के बीच, इन दोनों एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या? O2 मॉलिक्यूल में हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। O2 की अगर मैं बात करूं तो O2 का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, एक ऑक्सीजन एटम के। और एक ऑक्सीजन एटम के 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम क्या कहते हैं? ये रहा एक पेयर और ये रहा दूसरा पेयर। क्लियर है? तो इन पेयर्स को हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो आपसे कोई पूछे एक ऑक्सीजन एटम के पास कितने लोन पेयर एटम के पास, तो हम कहेंगे 2 लोन पेयर। आपसे जनरली पूछा जाए कि ऑक्सीजन फैमिली जो होती है वो जनरली कितने लोन पेयर रखती है, तो हम कहेंगे 2 लोन पेयर रखती है। क्लियर है क्या? है ना। O2 के अंदर कितने लोन पेयर हो गए? एक एटम के पास 2 लोन पेयर। आपसे पूछे O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर्स होंगे, तो हम एक एटम के 2 लोन पेयर, दूसरे एटम के भी 2 लोन पेयर, तो हम कहेंगे 4 लोन पेयर। बट जनरली जो पूछा जाता है वो एक एटम की बात करते हैं। मैं N2 मॉलिक्यूल पे आ रहा हूं। अब ग्रुप नंबर 15 का मेंबर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। क्लियर है? ये देखिए 5 कैसे हो जाएंगे 5? ये देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। क्लियर है? यहां देखूं 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ूं। अब देखो मेरी बात सुनो। खुद के 5, पड़ोसी के 3 शेयर करेगा, तो 5 और 3 8। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा। अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं, खुद के 3 और 2 5, पड़ोसी के 3 शेयर करेगा, कर लिए। कितने हो गए इस नाइट्रोजन के भी? कितने हो गए? 8। दोनों नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। कितने शेयर हुए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कोई कहे N2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर, तो हम कहेंगे 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है? N2 मॉलिक्यूल में हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर। एक नाइट्रोजन के पास कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? एक एटम के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। जब भी एटम के पास पूछा जाएगा नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर, तो हम कहेंगे 1 लोन पेयर। तो जनरली नाइट्रोजन फैमिली में के मेंबर्स कितना लोन पेयर रखते हैं? 1। ऑक्सीजन फैमिली वाले कितने लोन पेयर रखते हैं? 2 लोन पेयर रखते हैं, अगर एक एटम की बात की जा रही है। मैं यहां पर ये सारी बातें आपको आती है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ी होगी।
मैं अगली बात यहां पर जो कर रहा हूं, एक और एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपके लिए, और अगला एग्जाम्पल मैं जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं F2 का, F2 मॉलिक्यूल का। बच्चों फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटरमोस्ट शेल का 2s2 2p5। फ्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा फ्लोरीन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? एक और चाहिए, खुद के साथ पड़ोसी का 1 इलेक्ट्रॉन, खुद के साथ पड़ोसी का 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम्स के बीच कितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है? 1 पेयर शेयर हुआ है। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर देयर? सो हम कहेंगे 1 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? बॉन्ड पेयर पूछे 1, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे 2। ठीक है। फ्लोरीन के पास कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? बच्चों 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन, और एक एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हाउ मेनी लोन पेयर्स? 3 लोन पेयर्स होंगे। क्लियर है? सो जनरली पूछा जाए हैलोजन फैमिली के एटम्स पर, एलिमेंट्स पर के पास कितना लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के, वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने के अंदर, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर इनके एग्जाम्पल्स के बाद में। एक और मैं आपके यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहां पर, CH4 का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बच्चों। यहां कार्बन की बात करूं, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कार्बन 2s2 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। 4 हाइड्रोजन इससे अटैच हैं। हाइड्रोजन के पास कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा? अपना ड्यूप्लेट, खुद का 1 पड़ोसी का 1। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। चारों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। कार्बन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 4। शेयरिंग करेगा, कर ली 4 की शेयरिंग, कर ली शेयरिंग, बिल्कुल शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4। CH4 ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए। कोई कहे CH4 में कितने बॉन्ड पेयर? 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर्स। कार्बन पे लोन पेयर, नो लोन पेयर, 0। बढ़े आगे। सर आपने कहा था कि इक्वल शेयरिंग हो रही। आप सर देखो यहां तो नहीं हो रही। कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और हाइड्रोजन का तो 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। बच्चे ऐसे नहीं देखते म्यूचुअल शेयरिंग। एक कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग देखी जाती है। देखो कैसे, इस बॉन्ड में कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है? 1। इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है? 1। तो दोनों एटम्स की इक्वल शेयरिंग, दोनों एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान 2 एटम्स के बीच में इक्वल या फिर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज आई। पहली जो थ्योरी थी वो थी लुईस ऑक्टेट थ्योरी। और लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है? बहुत सिंपल सी थ्योरी। वो ये कहती है कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम हो, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीशन की टेंडेंसी रखता है। हाइड्रोजन जो है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीशन करता है, लिथियम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीशन करता है। कैसे करेगा? वो इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन अचीव करना चाहता है जितने उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के पास में होते हैं। वो कैसे कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट? कैसे कर सकता है? इलेक्ट्रॉन देकर, डोनेट कर कर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर, गेन कर कर, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके। कोवेलेंट बॉन्ड में जो ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है वो म्यूचुअल शेयरिंग से या शेयरिंग से होता है। ठीक है, सो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट लुईस ऑक्टेट रूल या लुईस ऑक्टेट थ्योरी की। क्या है? टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट।
लुईस ऑक्टेट थ्योरी यही कहती है कि अपना ऑक्टेट पूरा करना कैसे। एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, वो होता है NH2NP6। क्लियर है? NH2NP6। NP6 NH2NP6 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? एटम्स लूज गेन एंड और शेयर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है? हाइड्रोजन और लिथियम कंप्लीटेड ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन का आपने देखा, लिथियम भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। कैसे करता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करता है और लिथियम पे आ जाता है चार्ज Li+1। क्लियर है? Li+1 और कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। सो लिथियम की भी टेंडेंसी होती है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की। ठीक है? लुईस ऑक्टेट थ्योरी यहां पर अलग अलग बातों को समझाती है। सबसे पहली बात जो हमने देखी थी वो एक कोवेलेंट का भी एग्जाम्पल लिया था। अभी और हम देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं लुईस ऑक्टेट थ्योरी में कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर और एक्सेप्ट कर कर ऑक्टेट का कंप्लीशन हो रहा है बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करके, इसका भी एग्जाम्पल हम लेंगे बाय कंप्लीट ट्रांसफर। और कंप्लीट ट्रांसफर कहां होता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। उसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। ये रहा एग्जाम्पल। सोडियम टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया 2,8, सोडियम प्लस कैटायन बन गया। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम एग्जाम्पल क्लोरीन का लिया 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने, वो इलेक्ट्रॉन जो दिया माइनस इलेक्ट्रॉन वो इसने एक्सेप्ट किया। इसके पास कितने हो गए अब आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। Na+Cl- कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन से बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है ये डॉटेड लाइन आयनिक बॉन्ड को दिखा रही है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में अट्रैक्शन को दिखा रही है। आई बात समझ में? सो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सो यहां पर जो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन से, कहां से कहां तक? सोडियम से क्लोरीन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम पर चार्ज आया पॉजिटिव, क्लोरीन पर चार्ज आया नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हमने नाम दिया है आयनिक बॉन्ड। सो ये लुईस ऑक्टेट थ्योरी का एक एग्जाम्पल जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। और कंप्लीट ट्रांसफर कहां होता है? कहां होता है कंप्लीट ट्रांसफर? आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी आपने देखा कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। एक और एग्जांपल हम यहां लेते हैं CO2 का। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो डॉट से दिखा रहे हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन से 4, जो ब्लैक कलर के डॉट से दिखाए गए हैं वो 4, जो क्रॉस हैं वो दिखाए गए हैं ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, क्रॉस से दिखाए गए हैं। कार्बन के डॉट से दिखाए गए हैं 4 दिख रहे हैं। इस ऑक्सीजन के भी दिख रहे हैं आपको 6। कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 4, खुद के 4, उसे चाहिए कितने? 4 चाहिए। तो 2 तो एक ऑक्सीजन के शेयर करता है और 2 दूसरे ऑक्सीजन के शेयर करता है, और कार्बन के पास हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास खुद के 6, पड़ोसी के 2 शेयर करता है कार्बन के। कितने हो गए? ऑक्सीजन की भी 8। ये ऑक्सीजन खुद के 6, पड़ोसी के, पड़ोस वाले कार्बन के 2 शेयर करता है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मतलब 2 बॉन्ड पेयर, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मतलब 2 बॉन्ड पेयर, मतलब यहां पर भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और वो कैसा बनता है ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? यहां पर मैं बात करूं, कार्बन का ऑक्टेट पूरा, खुद के 2, पड़ोसी के 2 और इस पड़ोसी के भी 2, 4 ऑक्टेट पूरा हो गया। 4 और 4 8। ऑक्सीजन के पास खुद के ऑलरेडी 6 थे, 2 शेयर किए, ऑक्टेट पूरा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर। यह है CO2 का स्ट्रक्चर, जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है।
कार्बन के ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, ऑक्सीजन के कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, इक्वल शेयरिंग। यहां पर भी सेम यही हो रहा है। ठीक है, सो एक कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आखिरी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर लुईस ऑक्टेट थ्योरी, जो एक और बात समझाती है। वो क्या है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों। और जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कहां पर होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सो हम लोगों ने कहा कि लुईस ऑक्टेट थ्योरी अगर हम बात करें तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर, मतलब डोनेट करके और एक्सेप्ट करके, आयनिक बॉन्ड में ऐसा होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, ऐसे भी ऑक्टेट पूरा होता है। दूसरी हमने बात करी फिर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जहां पर इक्वल शेयरिंग होती है, इसके हमने और भी एग्जांपल लिए। तीसरी बात हम लोग करेंगे फिर आगे कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जहां पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयरिंग तो होती है पर अनइक्वल शेयरिंग होती है, और वो हम पढ़ेंगे कहां पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है।